हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिए हैं कि आज जो हम लोगों का लेक्चर रहने वाला है वो बेसिकली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। और आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को जाना था, लेकिन इसमें भी हम कुछ कुछ इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों का पूरा इंट्रोडक्शन कवर नहीं हो पाया था बायो का, है ना। जो जो मेन पार्ट था वही बच गया था, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस चीज़ को तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना। तो उसको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर समय रहेगा, है ना, लेक्चर लंबा नहीं होगा तो फिर अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, हाँ थोड़ा सा मानते हैं कि लेक्चर देर से आया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी, कुछ समस्या था जिसकी वजह से लेक्चर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा विलम्ब ना हो, है ना, और आप लोगों को डेली बेसिस पे या एक दिन बीच करके आप लोगों को डेली लेक्चर मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज जो बेसिकली हम लोगों का बात है वो पढ़ने वाले हम लोगों इसके बारे में, जीव विज्ञान की शाखा के, है ना। जीव विज्ञान के बारे में अगर बात करें अपन, जीव विज्ञान का अगर वर्गीकरण करें अपन, है ना, क्लासिफिकेशन करें जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण, वर्गीकरण करने वाले हम लोग, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के अगर वर्गीकरण के बारे में बात करें तो जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया, तो अगर देखेंगे आप लोग तो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, ठीक है, कितने वर्गों में इसको बांटा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो जीव विज्ञान को बेसिकली दो वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा वर्ग था भाई, तो सबसे पहला जो वर्ग था उसको बोला गया मौलिक जीव विज्ञान। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा हम बताए थे पीछे भी, क्या बोला गया इसको, मौलिक जीव विज्ञान, मौलिक जीव विज्ञान, ठीक है। और दूसरा जो वर्ग था उसको बोला गया प्रायोगिक जीव विज्ञान, ठीक है, प्रायोगिक जीव विज्ञान। प्रायोगिक जीव विज्ञान, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। हम लोग को जो पढ़ना है वो केवल मौलिक जीव विज्ञान के बारे में स्टडी करना है। हम लोग को प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जो बायोलॉजी है, प्रायोगिक जीव विज्ञान के बारे में नहीं पढ़ना है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में अपन जान लेंगे, है ना, ताकि हमको ध्यान में रहे। तो अगर मौलिक जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई, तो मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत देखा जाए तो मौलिक जीव विज्ञान में क्या क्या आते हैं, तो मौलिक जीव विज्ञान में सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका जंतु विज्ञान। इसके अंतर्गत सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जंतु विज्ञान के बाद सेकंड जो आता है, सेकंड आता है ना, पादप या वनस्पति विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आता है इसमें, तीसरा जो आता है वो आता है इसमें, क्या आता है बाबू, तीसरा जो आता है इसमें वो आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान थर्ड इसमें आता है, ठीक है जी, बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर इधर बात करें कि एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जो होता है, प्रायोगिक जीव विज्ञान है, इसमें क्या क्या चीजें आती है भाई, तो इसमें आता है आपका कृषि विज्ञान, है ना। इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान,
ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है इसमें? इसमें आता है चिकित्सा विज्ञान, है ना, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, है ना। इसके अलावा इसमें और क्या आता है? इसमें आता है और भी चीजें आती है, जैसे पशु चिकित्सा विज्ञान, है ना, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान। और जो लास्ट आता है निकल के, वो आता है, वो क्या आता है लास्ट? और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, एक औषधि विज्ञान भी होता है इसमें, औषधि विज्ञान, ठीक है ना। और भी बहुत सारे होते हैं एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत, प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंदर, है ना। लेकिन ये हम बेसिक बेसिक 4 लिख दिए, और भी इसके अंदर होता है एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर, लेकिन हमको इसके बारे में स्टडी नहीं करना है। इसके बारे में जो है ना, प्रायोगिक जीव विज्ञान के बारे में हम लोग को जो अध्ययन है ना, इसके बारे में जो अध्ययन है, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन नहीं करना है, नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब का बात हम करेंगे भी नहीं, है ना। हम लोग को पढ़ना है ये तीनों के बारे में, जंतु विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इस सब को अपन बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में ये सब होता क्या है ना। क्योंकि जानना मतलब जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में जानना जरूरी है। और यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि इसका फादर कौन है ना। तो इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जंतु विज्ञान का। सबसे पहला जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, वो कवर करेंगे कौन विज्ञान? सबसे पहले हम कवर करेंगे जंतु विज्ञान को। जंतु विज्ञान को, कि जंतु विज्ञान होता क्या है। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो जंतु विज्ञान होता क्या है, तो यहाँ पे जंतु शब्द आ रहा है। जंतु का मतलब एनिमल, जंतु का मतलब एनिमल अर्थात जानवर, जानवर से है कि नहीं बात। तो जितने भी जानवर है, जितने भी एनिमल है पृथ्वी पे मौजूद, उन सब का, है ना, उस सब के बारे में जो स्टडी करना है ना। अब उन सब के बारे में स्टडी करने का मतलब है उनके लक्षण के बारे में, है ना, उनकी संरचना के बारे में, इसके अलावा उनके अंदर जो भी जैविक प्रक्रियाएं हो रही है उसके बारे में, इस सब के बारे में जो भी स्टडी करना है, सबके सब किसके अंतर्गत आता है बाबू? जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सिंपल अगर बात करें कि जंतु विज्ञान है क्या, तो जंतु विज्ञान में सिंपल बोलेंगे कि इस पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जंतु एवं उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है जंतु विज्ञान, है कि नहीं बात। जंतु का मतलब एनिमल, एनिमल मतलब पृथ्वी पर एक एनिमल तो है नहीं, एक जानवर तो है, हम लोग भी जानवर ही हैं, सही, हम लोग भी क्या है, जानवर के कैटेगरी में ही आते हैं, हम लोग भी जंतु के कैटेगरी में आते हैं। तो उसी प्रकार से दुनिया में जो जितने भी जीव हैं, बहुत सारे जानवर हैं पृथ्वी पे, है ना। तो सबको जो है ना एक कैटेगरी में रखा गया है। मतलब एक कैटेगरी में रखने का मतलब क्या है, सबको जो स्टडी करने के लिए सबको जीव विज्ञान के एक शाखा के अंतर्गत रखा गया है, और उस शाखा को बोला गया है जंतु विज्ञान, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं हम लोग, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जंतु एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का, है ना। तो जंतु विज्ञान में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु एवं उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन, उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का, उनसे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का, विभिन्न, है ना, विभिन्न क्रियाओं का, है ना, विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन। सही है, यही पढ़ते अपन। जंतु विज्ञान में क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जंतु और उनसे जो भी क्रियाएं होंगी संबंधित, उनसे रिलेटेड जो भी क्रियाएं होंगी। अब क्या क्या क्रिया होता है जंतु से रिलेटेड, क्या क्रिया हो सकता है बताइए। तो
उनके पोषण के बारे में पढ़ेंगे, उनके श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, उनके उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर जो परिसंचरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, हालांकि पादप का भी शरीर तो कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। एनिमल सेल के अलग स्टडी करेंगे, पर मतलब जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो जंतु के अंदर संपन्न होती है, और उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, किस शाखा के अंतर्गत? जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। एक बात और अगर बात करें कि जंतु विज्ञान के बारे में, ठीक है, हम जंतु विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जंतु और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन इनका पिता कौन, आखिर में इसका नींव कौन रखा? इसका कोई ना कोई तो नींव रखा होगा जंतु विज्ञान का। तो जी हाँ, जंतु विज्ञान को नींव रखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था अरस्तु। जी हाँ, आप सही सुने, क्योंकि अरस्तु साहब जो थे ना, वो क्या थे? जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु साहब ही हैं, और अरस्तु साहब ने ही जंतु विज्ञान का नींव रखा। सवाल आया, सर अरस्तु साहब को ही जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा गया, क्या वजह था? कोई तो वैसा काम किए होंगे। तो हाँ, किए हैं। क्या किए भाई? तो अरस्तु साहब ने 500 से अधिक जंतुओं का स्टडी किया है। 500 से अधिक प्रकार के जो जंतु हैं उनका अध्ययन किया है, और उसके अध्ययन करके उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन सब जंतुओं का लक्षण लिखे हैं, और उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। और उस किताब में उन्होंने पूरा जंतुओं के बारे में लिखा है। अर्थात कहने का मतलब है कि जंतु विज्ञान का जो सबसे पहले जो नींव रखे, सबसे पहले जंतुओं के बारे में जो बताए, जंतुओं के लक्षणों के बारे में जो बताए, वो थे अरस्तु साहब। इसलिए अरस्तु साहब को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता। तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि जंतु विज्ञान का पिता कौन है भाई, जंतु विज्ञान का पिता कौन है? जंतु विज्ञान का पिता, तो भूलिएगा नहीं भाई, भूलना बिल्कुल नहीं है। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु साहब है। कौन है भाई? अरस्तु। अरस्तु, एरिस्टोटल, है ना। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो एरिस्टोटल लिखता है, एरिस्टोटल, है ना। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया भाई जिसके वजह से, है ना, जिसके वजह से इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो इन्होंने एक किताब लिखी। अरस्तु साहब ने कहा कि लिखे बुआ, एक किताब लिखी, बुक लिखी, है ना। उस बुक का नाम क्या है? इनके बुक का जो नाम है वो है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम। इनके किताब का नाम क्या है जी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। और इस किताब में उन्होंने 500 से अधिक, 500 से कितना? 500 से अधिक जंतुओं के बारे में लिखा है ना। इस जो बुक है, ये जो बुक लिखा गया हिस्टोरिया एनिमिलियम, इस बुक में क्या बताया गया है? तो 500 से अधिक जंतुओं का वर्णन है ना, है ना। जंतुओं के लक्षणों का वर्णन होगा बेसिकली। तो इसमें क्या है? 500 से अधिक, 500 से अधिक जंतुओं एवं उनके लक्षणों का वर्णन है। जंतुओं एवं उनके, है ना, जंतुओं एवं उनके लक्षणों का वर्णन। एक मिनट, जंतुओं एवं उनके लक्षणों का वर्णन इस बुक में किया गया है, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए हिस्टोरिया एनिमेलियम में क्या है। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम के बारे में आप लोग बताएंगे कि इसमें 500 से अधिक जंतुओं और उनके लक्षणों का क्या है? वर्णन किया गया है हिस्टोरिया एनिमेलियम के अंतर्गत। ठीक है। अब अगर बात करें हम जंतु विज्ञान के बारे में, इतना ही आपको ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए, है ना। सेकंड जो होता है पादप या वनस्पति विज्ञान। सेकंड जो है, सेकंड क्या है? सेकंड आपका जो है वो है पादप, पादप या वनस्पति
वनस्पति विज्ञान। ठीक है जी। तो पादप या वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर बात करें, ये क्या है, तो देखिए इस दुनिया में बहुत सारे वैसे पादप है, बहुत सारे वैसे वनस्पति है ना, जो पृथ्वी पर मौजूद है कि नहीं है। तो उन सबको अध्ययन करने के लिए है ना जीव विज्ञान का एक शाखा बना दिया गया है ना। और जिस शाखा के अंतर्गत हम पादप या वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके बारे में अध्ययन करने का मतलब है कि उनके लक्षणों के बारे में है ना, इसके अलावा उनके अंदर जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में, जिस भी ब्रांच के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है वनस्पति या जंतु विज्ञान, सॉरी पादप विज्ञान है ना। तो पादप विज्ञान भी बोल लीजिए, वनस्पति विज्ञान भी बोल लीजिए, सेम चीज है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पादप है ना या वनस्पति एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना। अब उनसे संबंधित क्रियाएं बहुत तरह से हो सकता है कि पादप प्रजनन कैसे करते हैं, पादप पोषण कैसे करते हैं, पादप है ना, इसके अलावा पादप में परिसंचरण कैसे होता है। तो अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं है ना। कुछ पादप वैसे हैं जो बहुत छोटे हैं, कुछ पादप हैं जो बड़े हैं है ना। तो उन सब के बारे में जो स्टडी करना है, किसमें स्टडी करना है ना, पादप या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत स्टडी करना है। तो पादप या वनस्पति विज्ञान बेसिकली है क्या है ना, विभिन्न प्रकार के पादप, इसमें क्या कर पढ़ेंगे अपन, विभिन्न प्रकार के पादप एवं उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं का अध्ययन है, उनसे संबंधित विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन बोल दीजिए, विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन, यही है आपका क्या, इसके बारे में मतलब है ना। वहां पादप या वनस्पति विज्ञान में किसमें पढ़ेंगे, तो विभिन्न प्रकार के पादप एवं उनसे संबंधित क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम इसमें है ना। अच्छा, इसका भी तो कोई नींव रखे होंगे, जिस प्रकार से जंतु विज्ञान का नींव रखने वाले अरस्तु साहब थे, उसी प्रकार से पादप या वनस्पति विज्ञान का भी कोई नींव रखे होंगे। यानी सबसे पहले पादप या वनस्पति के बारे में मतलब उसके लक्षणों के बारे में, उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में सबसे पहले कोई तो बताए होंगे, हाँ बताए थे। और उन वैज्ञानिक का जो नाम था, उनका नाम था, आपका नाम आप लोग पढ़े होंगे, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस, आप जानते होंगे इनका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस था आपसे, जिन्होंने सबसे पहले पादप या वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया था है ना। तो अगर कभी पूछ दे कि आखिर में पादप या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस साहब को पादप या वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पादप या वनस्पति विज्ञान का पिता, ठीक है, कौन है जी, तो फादर ऑफ जो होता है बोटनी, इसको बोटनी बोलते हैं इंग्लिश में, और जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी है ना। तो फादर ऑफ बोटनी अगर पूछ दे ये पादप या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस। कौन है भाई, थियोफ्रेस्टस साहब को पादप या वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्या इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा काम किया जिसके वजह से थियोफ्रेस्टस साहब को पादप या वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। हाँ, इन्होंने काम किया था बाबू, सबसे पहले पादप या वनस्पति के बारे में इन्होंने बताया था, और लगभग 500 से अधिक, जिस प्रकार अरस्तु साहब 500 से अधिक जंतुओं के बारे में बताए थे, उनके लक्षणों के बारे में बताए थे, और उसके लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। उसी प्रकार से थियोफ्रेस्टस साहब ने भी सबसे पहले क्या किए थे पादप के बारे में बताए थे, वनस्पति के बारे में बताए थे, कितना 500 से अधिक। और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम रखा गया था हिस्टोरिया प्लांटेरम। जैसे यहाँ बुक का नाम क्या था इनका, हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड था,
एनिमल्स है और ये प्लांट से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, कौन, थियोफ्रेस्टस साहब ने भी एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, है ना, जो कि पादप से रिलेटेड थी और उनके लक्षणों से, है ना, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। सही है, हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने बुक लिखी थी। अच्छा, इस बुक में क्या बताया गया था, तो इस बुक में 500 से अधिक क्या, किसके बारे में, पादप या वनस्पति एवं उनके लक्षणों का वर्णन किए थे, है ना। इस बुक में क्या 500 से अधिक पादप या वनस्पति और उसके लक्षणों के बारे में इन्होंने बताया था। तो इसमें इसमें क्या लिखे थे उन्होंने, इस बुक में उन्होंने लिखा था 500 से अधिक कहीं कहीं डाटा 550 भी लिखता है, उसे घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं 550 दिखेगा, कहीं कहीं 500 दिखेगा, तो उसे टेंशन नहीं लेना, ठीक है, 500 हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 500 से अधिक पादप या वनस्पति, 500 से अधिक पादप या वनस्पति एवं उनके लक्षणों का वर्णन, लक्षणों का वर्णन किया गया है इस बुक में। इस बुक में यही चीज है, याद रखिएगा, सही है चीज है। तो ये बात आप लोगों ने, हम लोगों ने जाना पादप जंतु विज्ञान और पादप या वनस्पति विज्ञान के बारे में। आगे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। तो अगर सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में अगर डिस्कशन करें बाबू, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि सूक्ष्म जीव, सबसे पहले बताइए सूक्ष्म जीव होता क्या है, उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करेंगे। देखिए, सूक्ष्म जीव भी एक प्रकार का सजीव ही होता है, लेकिन चूंकि बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमको नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं बात। तो सूक्ष्म जीव भी सजीव ही होते हैं, है ना, लेकिन वैसे सजीव होते हैं जो हमको नंगे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो इसको स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, है ना, एक अलग ब्रांच बना दिया गया बायोलॉजी के अंतर्गत, और उस ब्रांच को कहा गया सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, उनका जो भी लक्षण वगैरह होता है, उस सब के बारे में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग जाने किसी सूक्ष्म जीव के शारीरिक संरचना के बारे में, उसके मतलब क्या क्या उसके कोशिकाओं के अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, तरह तरह की चीजें, उसका क्या लक्षण होता है, अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में, हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान में, है ना। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है क्या, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है जी, सूक्ष्म जीव विज्ञान किसको बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में अगर बताएं हम, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव और उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन अपन करते हैं, किसके अंतर्गत, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत, है ना। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वैसे जीव होते हैं जो हमको नंगे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। वैसे जीव के बारे में बात करेंगे हम यहाँ, एकदम छोटा छोटा जीव,
है ना। यहाँ पर भी बहुत सारे, हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, या फिर आप लोग यहाँ बैठ के क्लास ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वहां पे बहुत सारा सूक्ष्म जीव है इधर उधर फैला हुआ, बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारा फैला हुआ है, लेकिन क्या हमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वही उसको अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा। हम जो भोजन करते हैं, है ना, जो भी चीजें हम खाते हैं, है ना, या फिर हम जो वस्त्र वगैरह पहने हैं, इस पर भी सूक्ष्म जीव बैठा हुआ है। जो हम खाना खाते हैं वहां पर भी सूक्ष्म जीव बैठा होता है, लेकिन हमको कुछ दिखता नहीं है ना, क्योंकि सूक्ष्म जीव नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर वही माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो आपको वहां पे सूक्ष्म जीव दिखाई देगा, है ना। तो उसके बारे में जो स्टडी करेंगे, जो ना दिखने वाले जीवों के बारे में जो स्टडी करेंगे अपन, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आता है कि आखिर में सूक्ष्म जीव विज्ञान का नींव किसने रखा? कोई तो वैज्ञानिक था। जैसे जंतु विज्ञान के नींव रखने वाले थे अरस्तु साहब थे, तो अरस्तु साहब को जंतु विज्ञान का पिता कहा गया। वनस्पति विज्ञान के नींव रखने वाले थियोफ्रेस्टस साहब थे, तो इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया। तो इसका भी तो कोई नींव रखा होगा, है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी कोई नींव रखा होगा, यानी सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में कोई ना कोई तो बताया होगा। जी हाँ, बताए थे। और उन वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वेन ल्यूनहोएक, है ना। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में बताया था, जिसके कारण एंटोनी वेन ल्यूनहोएक को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाए सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है जी? कौन है इनका पिता? तो एंटोनी वेन ल्यूनहोएक, यानी खाली याद रखिएगा ल्यूनहोएक, वेन होएक, ठीक है। ल्यूनहोएक जो साहब है ना, इनको कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। क्लियर है? याद रहेगा पूरा, इतना याद रखिएगा। ये तीनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, है ना, जंतु विज्ञान, पादप या वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो कुछ चीजें और हैं। एक बात, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, छोटा सा सवाल है, आप लोग प्लीज बताइएगा उसके बारे में, कि जैसे अगर बात करें हम वायरस का, है ना, वायरस जिसको विषाणु बोलते हैं, विषाणु मतलब वायरस, वायरस के बारे में बात करें तो सबसे पहला सवाल अगर हम आपसे पूछें कि वायरस है क्या? वायरस सजीव है? वायरस क्या है? वायरस सजीव है कि वायरस निर्जीव है? आपका जवाब क्या होगा? बताइए क्या होगा आपका जवाब वायरस के बारे में? आप लोग हाल ही फिलहाल में आया था कोरोना वायरस, है ना, आया था ना। तो कोरोना वायरस से तो आप लोग परिचित हैं ही, तो वायरस शब्द से आप लोग परिचित हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है ना, कि जो वायरस होता है, विषाणु जो होता है, विषाणु क्या होता है? सजीव होता है कि निर्जीव होता है? क्योंकि वायरस भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। क्या कोरोना वायरस जो आया था हमको दिख रहा था का? बताइए, अगर दिखता तो गोली लेके उसको मार नहीं देते, या फिर झाड़ू लेके खदेड़ नहीं देते, लेकिन दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो भी एक तरह का सूक्ष्म जीव था, है ना। वायरस, जितने भी वायरस, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी वायरस हैं सबके सब एक सूक्ष्म जीव ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं वे। लेकिन सवाल ये आता है कि बहुत छोटे तो होते हैं, लेकिन होते क्या हैं? उनको सजीव बोला जाए कि निर्जीव बोला जाए? तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे बुद्धि लगाएंगे कि सर आप तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर बता ही रहे हैं कि छोटे छोटे जीवों का अध्ययन है ना, तो ये भी तो एक जीव है, छोटा जीव है, तो इसको भी तो सजीव बोलेंगे? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। क्योंकि वायरस जो होता है ना, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। वायरस जो होता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। वायरस को अपन ना तो सजीव के कैटेगरी में रख सकते हैं, ना तो निर्जीव के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो है सर का, है ना। कारण आप पूछेंगे कि सर क्या है, वायरस को ना तो आप सजीव बोल रहे हैं, ना तो आप निर्जीव बोल रहे हैं, तो वायरस है कुछ ही? तो देखिए, वायरस जो है ना, वायरस एक अलग तरह का नेचर शो करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई वायरस है ना, और वायरस जब तक बाहर है, किसी जीव के शरीर में प्रवेश नहीं किया है, जब तक वायरस जीव के शरीर से बाहर है, कोई दूसरे जीव के शरीर से कहाँ है? बाहर है,
कोई कोई किसी जीव के शरीर में प्रवेश नहीं किया है, तब तक वह एक निर्जीव की तरह बिहेव करता है, तब तक वह एक निर्जीव है, सजीव नहीं है। क्या बोल रहे हैं अपन कि जब तक वायरस, कहाँ पे लिखे, यही लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, कि जब तक विषाणु किसी जीव के शरीर से बाहर है, किसी जीव के शरीर से बाहर होता है ना, तब तक वह एक निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो बता रहे हैं अपन, कि जब तक वायरस किसी जीव के शरीर में इंटर नहीं किया है, तब तक वो सजीव नहीं है, निर्जीव की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे वायरस किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आया था, वो अगर किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहा था, तो हो क्या रहा था, आप लोग खुद देखे होंगे उस घटना को, कि अगर कोरोना वायरस किसी मतलब कोई भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा था, तो हो रहा था कि उसको सबसे पहले जुकाम हो जा रहा था, सर्दी खांसी हो जा रहा था, फिर धीरे धीरे बीमार पड़ जा रहा था, और फिर धीरे धीरे अगर उसका सही तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए, है ना, तो व्यक्ति क्या हो जा रहा था, मर भी जा रहा था, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था जी। तो वायरस होता यह करता यही है कि जब वायरस किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, अलैंगिक जनन के तहत वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। अर्थात, और कैसे वृद्धि करता है, तो वायरस जैसे उस जीव के शरीर में जाता है, उस जीव के शरीर से वह पोषण प्रदान करता है, वहीं से वो अपना मतलब वो अपने आप का क्या करता है, अपना पेट भरने लगता है, वहीं से न्यूट्रिशंस लेने लगता है वो, और पोषण करके फिर धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और जब वो अपनी संख्या कई लाख गुना बढ़ा, कई लाख हो जाता है उसकी संख्या, तो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस जीव का जो शरीर है, उस जीव के शरीर को क्या कर देता है, वो बीमार कर देता है, और बीमार कर देता है, और अगर उसका सही ढंग से इलाज ना करवाया जाए, है ना, सही ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो फिर क्या होगा, धीरे शरीर क्या हो जाता है, कोई जीव मर भी सकता है। तो वायरस का कहानी कुछ ऐसा है। तो वायरस जब तक कोई जीव के शरीर से बाहर है, तब तक वह एक निर्जीव की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने के पश्चात वह उसके शरीर से पोषण प्रदान करता है, पोषण करता है ना, और अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी अब वो क्या बन जाता है, सजीव की तरह बिहेव करने लगता है। समझ में आ रहा है चीज है, मतलब लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं कि लेकिन, यहीं पे उस चीज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब वह किसी जीव के, है ना, जब वह किसी, यहाँ पे लिखा है, जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब वह एक सजीव की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। समझ में आई चीजें, कि जब तक वो कोई जीव के शरीर में प्रवेश नहीं किया है, तब तक तो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरे जीव के शरीर में वो प्रवेश करता है, वैसे वो एक सजीव की तरह बिहेव करने लगता है। तो वायरस है क्या, तो वायरस जो है ना, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। ना तो इस सजीव बोल सकते हैं इसको, और ना तो इसको अपन निर्जीव बोल सकते हैं। तो वायरस को सिंपल क्या बोलेंगे, वायरस को सिंपल बोलेंगे कि वायरस जो होता है, वायरस, है ना, वायरस
वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। कड़ी होता है। सही है। एक बात, कुछ बातें और जान लीजिए वायरस के बारे में। जैसे वायरस अगर है, मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक है, आराम समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एक वायरस है, ठीक है ना। तो वायरस होता है तो वायरस का जो अंदर का जो बाहर एक प्रोटीन का लेयर होता है वायरस का। वायरस में बेसिकली होता खाली क्या है, तो वायरस में जो बाहर दिख रहा है, नहीं, बाहर एक लेयर होता है, ये प्रोटीन का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? ये प्रोटीन का लेयर होता है, प्रोटीन का स्तर होता है ये, है ना। कोई दिक्कत है क्या? या प्रोटीन का परत बोल लीजिए, प्रोटीन का स्तर ही ठीक रहेगा बोलना। ये प्रोटीन का लेयर होता है जिसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड। या प्रोटीन का जो लेयर होती है, सॉरी, ये जो वायरस है, वायरस के चारों तरफ यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये चारों तरफ प्रोटीन का लेयर होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? वो कैप्सिड, कैप्सिड, है ना। कैप्सिड कहा जाता है इस प्रोटीन के लेयर को, है ना। और बाकी इसके अंदर जो होता है ना, यहाँ पे इसका कुछ मतलब इसका क्या होता है? इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो है ना, ये अनुवांशिक पदार्थ पूरा फैला होता है यहाँ पे। यहाँ पे बारे में बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अंदर पूरा अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो होता है अनुवांशिक पदार्थ, या तो डीएनए होता है, या तो डीएनए होता है जिसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। या तो ये होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो वायरस होता है, तो वायरस के क्या होता है? वायरस के बाहर की ओर क्या रहता है? एक लेयर होता है प्रोटीन का बना हुआ। किसका बना हुआ लेयर होता है? प्रोटीन का बना हुआ लेयर होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। और उसके अंदर अंदर क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है ना। और उस अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, अगर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, तब इसको क्या कहा जाता है? डीएनए वायरस कहा जाता है। तब इसको कहा जाता है डीएनए विषाणु, डीएनए विषाणु, ठीक है ना, डीएनए विषाणु कहा जाता है। और अगर कोई वायरस है उसके अंदर आरएनए है, तो उसके कहा जाएगा आरएनए विषाणु, आरएनए विषाणु। और कोई भी वायरस जो है ना, कोई भी वायरस है, कोई भी दूसरे जीव के शरीर को अगर बीमार करता है, तो यही अपना जेनेटिक मटेरियल की वजह से करता है, यही डीएनए और आरएनए की वजह से करता है। क्योंकि जैसे ही वो अपने मतलब जैसे ही वायरस कोई जीव के शरीर में प्रवेश करता है, उसे पोषण प्रदान करने लगता है, मतलब पोषण लेने लगता है। और फिर क्या करता है? वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करते करते अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है ना। और इसके साथ साथ उसका एक बात बताइए, जब वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो इसके साथ साथ इसका डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसकी भी संख्या क्या होगा? वो भी डिवाइड होकर करके अलग अलग वायरस में जाएगा। और फिर धीरे धीरे होता क्या है कि उस जीव का जो शरीर होता है ना, उस जीव का शरीर बीमार हो जाता है ना। तो ये पूरा कहानी है वायरस का। तो वायरस को ना तो अपन सजीव बोल सकते हैं और ना तो अपन निर्जीव बोल सकते हैं। तो वायरस है क्या? तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है वायरस। सही है जी। अच्छा, जब हम लोग इतना पढ़ लेंगे अपन, तो उसके बाद एक और चीज स्टडी करेंगे बाबू, वो पढ़ेंगे अनुवांशिकी के बारे में, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, है ना, या फिर आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप हैं, तो आपका कुछ लक्षण आपके माता या पिता का जरूर आया होगा। जैसे आप लोग गांव में या कहीं पर भी अक्सर ऐसा कहते हुए सुने होंगे कि जो फलना है ना, ये जो है मैया या फिर ये जो बाबू है ना, वो अपनी मम्मी पर गई है या अपने पापा पर गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस मैया या उस बाबू के अंदर क्या आया है? कुछ मम्मी का गुण आ गया है या फिर कुछ पापा का गुण आ गया है। तो आखिर में उस गुण को मम्मी से उसके मतलब उसमें कौन लेकर के गया?
समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लीजिए हम अगर मान लीजिए मेरा कोई बेटा या मेरा कोई बेटी होती है और हमारा कुछ लक्षण अगर उसके अंदर चला जाता है, तो आखिर में मेरा कुछ लक्षण उसके अंदर लेके कौन गया? लेके कोई तो गया, तो लेके जाने वाला जो होता है ना, वो होता है डीएनए। कौन लेके जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए के सहायता से, है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होता है। कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे एक बायोलॉजी के अलग ब्रांचेस के अंतर्गत, जिसको बोलेंगे अपन अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान, है ना। तो अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान के बारे में अगर देखा जाए, क्या बोल रहे हैं अपन एक चीज पढ़ेंगे, अनुवांशिकी अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान। अनुवांशिक विज्ञान भी बोल लीजिए। इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान में हम लोग क्या, अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक लक्षण एवं उसके स्थानांतरण की जो भी प्रक्रिया है ना, उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें डीएनए, आरएनए, सब चीज इसमें जानेंगे हम लोग कि डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, गुणसूत्र वगैरह सब चीज बारे में इसमें जानेंगे हम अनुवांशिकी के बारे में। कि जो अनुवांशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होता है, कौन लेके जाता है, जीन क्या होता है, सब चीज यहाँ पे अपना स्टडी करेंगे अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान के अंतर्गत। तो अनुवांशिकी विज्ञान में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ एवं अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि आखिर में जो अनुवांशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होता है, कौन लेकर के जाता है, सारी चीजों को यहाँ पे अपन कवर करेंगे। अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए, ठीक है अनुवांशिक विज्ञान अगर पढ़ेंगे हम लोग, अनुवांशिकी पढ़ेंगे, तो अनुवांशिकी का भी तो कोई नींव रखा होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं जंतु विज्ञान के नींव रखे रस्तु साहब, पादप या वनस्पति विज्ञान को थियोस प्रेस्टस साहब, सूक्ष्म जीव विज्ञान के लीवन साहब, तो उसी प्रकार से अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान जो है इसका भी तो कोई नींव रखे होंगे। मतलब अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसके बारे में भी तो कोई ना कोई बताए होंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट करके। तो जी हाँ, बताए थे। और उन महान शख्स का जो नाम है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोग उनके बारे में जानते होंगे कि उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उस मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके, है ना, अनुवांशिक लक्षणों के बारे में बताया था, है ना। तो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, कहाँ पढ़ेंगे अपन, अनुवांशिक या अनुवांशिक विज्ञान में। ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए जो इसके बारे में बताएं, है ना। तो लेकिन न्यू कौन डाले, न्यू जो रखे अनुवांशिक या अनुवांशिकी विज्ञान का न्यू रखने वाले वैज्ञानिक वही थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान का जो जनक है या जो पिता है वो किनको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को माना जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान, अनुवांशिक विज्ञान का पिता तो अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम याद रहेगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, यही है अनुवांशिकी विज्ञान के पिता, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो बहुत कुछ जाने हम लोग, है ना, बायो के बारे में। अब इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, इतना बहुत है। अगर इन बायो के इंट्रोडक्शन से सवाल भी पूछा जाएगा तो इसमें से ही कुछ सवाल आएगा आप लोगों को, है ना। अब सीधा अपन चैप्टर पे चलेंगे, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे बायो के अंदर,
फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण को कवर करेंगे, है ना। इस चैप्टर जो है ना बहुत से विद्यार्थियों को टफ लगता है, बहुत से विद्यार्थियों को इस चैप्टर समझ में नहीं आता है ना। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाएं, आपको एकदम आराम से समझ में आए, स्मूथ समझ में आए, और भरोसा रखिए आपको समझ में आएगा भी, है ना। तो फिर ये लेक्चर तो ऐसे ही लंबा हो गया है, तो इस लेक्चर में हम चैप्टर को नहीं शुरू कर रहे हैं, अगले लेक्चर से हम चैप्टर को शुरू करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, जी क्या बोल सकते हैं, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण बोल लीजिए, ठीक है ना। तो हम वही पढ़ेंगे, है ना। जीवों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, है ना, मतलब जीव, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको चीजें कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स होगा प्लीज बताइएगा, है ना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आप लोग से बस इतना शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें सही लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसा भी वीडियो अगर आपको लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, कैसा भी लगे, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। फिर क्योंकि आप अगर फीडबैक देंगे ना, आपका अगर रिस्पॉन्स आएगा तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आपसे भी हमको चीज़ें सीखने को मिलेगी कि हमको ये चीज़ में सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो क्या मतलब हमेशा सीखते रहता है ना। क्योंकि शिक्षक का जो सीखने का जो प्रक्रिया है वो कभी खत्म नहीं होता है बाबू। तो वही बात है, जो ऐसा भी आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, जो भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। आपसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।